नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता भी विषय बढ़ता विषय। आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक युवा किसान, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रियांशु सिंह रघुवंशी का, जो कि आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता मिसाल है। आज ये बखरी में सुधा का दुग्ध शीतक केंद्र स्थापित करके आज वहाँ के लोगों के जीवन में एक नया बदलाव लाए हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी, इनकी जुबानी। प्रियांशु जी हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका। और मैं सबसे पहले केवी स्टूडियो के पूरे टीम को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। खास करके रोशन सर को भी आभार प्रकट करता हूँ और उनके पूरे टीम को, जो हम जैसे युवा किसान को यहाँ आमंत्रित किए और अपने प्रतिभा को दिखाने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज एक युवा किसान के रूप में आप समाज के लिए आइकॉन बन चुके हो। मैं चाहूँगा जो दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे हैं, आप उनसे अपने बारे में अपना परिचय साझा करें। मैं एक मध्यम वर्ग से किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं भी एक किसान हूँ और कृषि करता हूँ और ज़्यादा मैं कृषि पे ही निर्भर हूँ और अपना बिजनेस भी चलाते हैं। किस प्रकार का बिजनेस है आपका? सुधा डेयरी का प्लांट है, सकरपुरा दुग्ध शीतक केंद्र के नाम से जाना जाता है। जी जी। मैं चाहूँगा जो दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे हैं, उन अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी साझा करें। मैं एक मध्यम वर्ग से फैमिली से बिलोंग करता हूँ और एक किसान भी हूँ और मेरा मातृभूमि बखरी है और मैं वहीं से अपना सफ़र का शुरुआत किया था। और मैं अपना पढ़ाई ननिहाल से शुरू किया था और वहाँ ननिहाल से शुरू करने के बाद फिर जब हम 6, 7, 8 में आए तो फिर अपने क्या नाम है घर से ही पढ़ाई शुरू किए। उसके बाद आगे का सिलसिला जारी रहा। अच्छा, सुधा डेयरी का जो मिनी प्लांट है, दुग्ध शीतक केंद्र के रूप में जो आपने या आप अभी उससे जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे इसका इतिहास क्या है, कैसे आप ऐसे जुड़ा हो गया? इससे जुड़ा वो ऐसे हुआ कि मतलब हमारे क्षेत्र में किसानों की समस्या बहुत ज़्यादा थी। दूध का मतलब बिचौलिए की तरह किसान औने पौने भाव में बेच रही थी। बिचौलिए के हाथों? बिचौलिए के हाथों। हमको लगा क्यों नहीं एक यहाँ मतलब छोटा सा ही समिति से शुरुआत किया जाए। जी जी। तो 2009 में हम एक छोटा सा समिति के रूप में हम शुरुआत किए, मात्र 2 लीटर दूध से। जी जी। 2 लीटर दूध से मैं शुरुआत किए और 2 लीटर दूध से मात्र 1 साल के अंदर हम 1000 लीटर के अंतर्गत 1500 के आसपास हम पहुंच गए। मेरा खुद का मैं जो समिति चला रहा हूं, मेरा खुद का 1500 लीटर दूध था। और एक उसी दरमियान में हमको ये मतलब मौका मिला किसानों को सेवा करने का। मिनी प्लांट बैठाया गया। हमारे मिनी प्लांट शुरू कैसे हो गया? मिनी प्लांट ये मतलब बरौनी डेयरी से के जो प्रबंधक थे आर के सिंह जी, उनके माध्यम से हम संपर्क किए। वहाँ जाने के बाद तब उसके बाद वहाँ से मतलब गाइडलाइंस मिला, तो इसके तहत हमको वो। आप शुरू किए थे या आपके पिताजी? पिताजी शुरू किए। पिताजी शुरू किए थे। कब शुरू हुआ था ये? 2009 में 2010 में शुरू हुआ था। 2010 में जी। बीच में आकर सुनने में आया कि आपका जो ये मिनी प्लांट था बंद हो गया था। हाँ, बंद हो गया था। कुछ मतलब प्लांट में तकनीकी खराबी के कारण बंद होना पड़ा था और पुनः फिर से उसको मतलब चालू करने में थोड़ा समय लगता है। तो मतलब समय लगा। 5 तारीख के दिन, जिस दिन राम मंदिर का निर्माण हुआ था, उसी दिन मेरा प्लांट आदरणीय मंत्री जी के हाथों से
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ था। रीओपन हुआ फिर से। जी, रीओपन हुआ था। अच्छा, मैं ये आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जिस माहौल में अपना यह लघु उद्योग शुरू किया है, तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ का माहौल, यहाँ के बाज़ार के बारे में, यहाँ के लोग के बारे में, कितने सपोर्टिव हैं? यहाँ के लोग और बाज़ार जो है, मेन मार्केट है, मार्केट वहाँ जो है जो हम लोग कहें ना, शुरू में हम बोले कृषि से आधारित है और ज़्यादातर वहाँ किसान खेती ही करता है, तो वहाँ है कुछ नहीं, इसलिए अधिकतर वहाँ जो है मतलब दूध मार्केट सप्लायर करता था, तो वहाँ फिर वह किसान से हम संपर्क किए, किसानों से को समझाए अपने प्लांट के बारे में, अपने डेयरी के बारे में, जो ये सब बेनिफिट हैं, आप आइए हमारे यहाँ, आपको पूरा सुविधा दिया जाएगा। वो आए और देखें, समझें, उसके बाद वो फिर देने लगे। अभी 150 के आसपास किसान दूध दे रही हैं। आपसे जुड़े हुए हैं जी। आपने जो दुग्ध शीतक केंद्र स्थापित किया है या आपके पिताजी ने शुरू किया है, मैं ये जानना चाहूँगा कि इसका पूरा रूपरेखा क्या है, इसमें कितने लोग काम करते हैं, किस तरह का यहाँ काम होता है, और यूँ कहें कि क्या है ये दुग्ध शीतक केंद्र? देखिए, ये दूध शीतक केंद्र है। सबसे पहले तो हम किसान से दूध लेते हैं, उसको क्वांटिटी के आधार पे उसको हम पेमेंट करते हैं। उसके बाद उसका जो मतलब मंथली में 15-20 दिन में पेमेंट आता है, 20 दिन में उसका 10 दिन का पेमेंट हम उसको 15 दिन का पेमेंट पेड कर देते हैं, जो डेयरी का नियम है उसके हिसाब से ही हम पेमेंट करते हैं। और किसान को फ़ायदा होता है, किसान दूध देती हैं, उनका जो किसान का दूध का जो रेट लगता है वो हम रेट देते हैं। हाईएस्ट हम दूध खरीदे हैं 65 रुपया के आसपास, 65 रुपया लीटर के आसपास हम खरीदे हैं दूध। जिसका जिस तरह का दूध होता है उसको उस तरह का जिस तरह का दूध का क्वांटिटी होता है उस आधार पे हम उसका रेट उसमें आप उस दूध को स्टोर करके क्या करते हैं? दूध को स्टोर करके चिल्ड करते हैं। चिल्ड करने के बाद हम मझौल दूध शीतक केंद्र है वहाँ भेजते हैं। अच्छा, आपके वहाँ पर उसका कुछ प्रोडक्ट नहीं बनता है? नहीं, प्रोडक्ट नहीं, हम दूध का स्टोर करते हैं। बस यानी आप दूध को स्टोर करते हैं? जी, स्टोर करके वहाँ हम भेजते हैं। तो ये दूध को जो स्टोर करते हैं या जो अभी पूरा सिस्टम आप बनाए हुए हैं इसमें कितने लोग मिलकर काम करते हैं? इसमें तकरीबन 40 से 50 आदमी। 40 से 50 आदमी काम करते हैं। तो उनका जो आप उन्होंने रखे हुए हैं काम पे, तो उनका पेमेंट आप कैसे करते होंगे? उनका पेमेंट भी मंथली के हिसाब से बंधा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक उद्योग जो आपने स्थापित किया है, जो आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक पहल है, उससे जुड़ा हुआ नहीं देखते हैं आप इसको? बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है, आत्मनिर्भर के तहत ही जुड़ा हुआ है। हाँ, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की, उसके पैकेज का कितना लाभ मिला आपको? बहुत बड़ा लाभ मिला है। आत्मनिर्भर का पैकेज का लाभ मिला है, जो एक जीता जागता उदाहरण है। मेरा आपसे ये जानना हम चाहते हैं कि जैसे आत्मनिर्भर पैकेज की आपने बात की, तो क्या है ये आत्मनिर्भर पैकेज और कैसे इससे आपको लाभ हुआ? क्योंकि जो युवा यहाँ से देख पा रहे हैं उन्हें भी इसका लाभ मिले। जी, इसका मतलब डेयरी से हमको मतलब सपोर्ट मिला, इसके कारण आत्मनिर्भर का पैकेज का लाभ उठा। कैसे लिए आप? लोन के तहत। लोन के तहत? तो कहाँ अप्लाई करना पड़ा आपको? डेयरी में अप्लाई करना पड़ा। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं जी, तो राजनीति से जुड़ाव कैसे हो गया? राजनीति से जब हम 2014 से पहले हम कोई राजनीति नहीं करते थे। 2014 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली सरकार बनी थी और उनके कामों के प्रति हम देखे, तब जाके हमको नहीं लगा कि हमको भी समाज सेवा करना चाहिए, तो हम भी इसमें जुड़ गए। आप भी इसमें जुड़ गए जी। तो भाजपा से जुड़ाव कैसे हो गया? भाजपा से जुड़ाव हो गया, मतलब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और ये राष्ट्र के प्रति समर्पित है, और जिसके अंदर राष्ट्र का कूट के भरा हो तो वो स्वाभाविक रूप से भाजपा के अपने आप वो जुड़ाव हो जाता है। जो दूसरी पार्टी है वो उसमें देश से प्यार नहीं है क्या? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, और सबका अलग अलग विचारधारा होता है।
तो कहीं ना कहीं भाजपा की विचारधारा से आप ज़्यादा प्रभावित थे। विचारधारा से मैं ज़्यादा प्रभावित था। राष्ट्रवाद को लेकर जो राष्ट्रवाद के मुद्दा लेके चलती है, हिंदुत्व के मुद्दा लेके चलती है, विकास का मुद्दा लेके चलती है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ मुद्दा लेके चलती है, इसी से हम प्रभावित होकर इसमें जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो युवा जो रोजगार की तलाश में है, बेरोजगारी की मार आज पूरा देश झेल रहा है, खास करके युवा का इस पर युवा इसका दंश झेल रहा है, तो कैसे युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, कैसे आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाया जाए? देखिए, अभी हाल ही में मतलब मोदी जी का जो है मतलब दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया, दूसरा कार्यकाल है, धीरे धीरे रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार का जो मेन विषय था, जैसे राम मंदिर हुआ, धारा 370, ये सब तो अब खत्म हो गया। नहीं तो धारा 370 राम ये सब खत्म हो गया, तो सरकार का मेन फोकस अब रोजगार पे है। तो रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। आत्मनिर्भर के तहत ढेर सारा काम है। आत्मनिर्भर अपने क्या नाम है, कृषि से हो चाहे बिजनेस से हो, कोई भी काम करके अपना आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अभी देश में किसान आंदोलन चल रहा है, क्योंकि आप किसान हैं, किसान परिवार से आते हैं और आप जिस उद्योग से जुड़े हुए वो भी किसान से जुड़ा हुआ है, तो हम चाहेंगे, आज भी किसानों की स्थिति इतनी दयनीय है आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी, ऐसा क्यों? देखिए, आज़ादी के बाद किसान की जो दयनीय स्थिति है, इसका मेन कारण कांग्रेस थी। जो कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में कभी नहीं सोचती थी, आज मोदी जी के कारण ही किसानों के हित में सोचा जा रहा है। एमएसपी, न्यूनतम समर्थन प्राइस, जो मोदी जी के द्वारा बिल लाया गया, उस पे राहुल गांधी जी तरह तरह का प्रोपगेंडा फैलाए हुए हैं, किसानों को भड़का रहे हैं। अब और वो खुद इटली में जाके चले जाते हैं और किसानों को छोड़ देते हैं। किसान तो सरकार का विरोध कर रही है इस बिल के लिए। देखिए, सरकार ने देखिए ज़्यादातर जो किसान हैं, मतलब देश में 70 करोड़ के आसपास किसान हैं। 70 करोड़ के आसपास किसान हैं, जिसमें 2 करोड़ ही किसान पंजाबी हरियाणा क्यों विरोध कर रही हैं? बाकी बात तो और राज्य हैं, वो क्यों नहीं विरोध इस बिल को कर रहा? और जितना भी किसान यूनियन संगठन है, वो समर्थन मतलब दे रहे हैं, हस्ताक्षर करके दे रहे हैं कि आप इस बिल को नहीं हटाइए, अगर आप इस बिल को हटाइएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। असली किसान तो वो लोग हैं ना। तो मेरा ये प्रश्न है आपसे कि आखिर भाजपा भी, रही बात जिसकी भी सरकार रही हो इससे पहले, भाजपा भी सरकार में है, तो किसान फिर भी क्यों मजबूर हैं आंदोलन करने के लिए? किसानों की स्थिति क्यों नहीं बदल रही है? देखिए, किसान का एक राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा है। किसान खेती कर रहे हैं, वो सड़क पे जाके आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं। ये हुड़दंगाई आंदोलन नहीं होता है। जब सरकार कह रही है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो किसान क्यों नहीं मानती हैं? अब तो बातचीत हुई है, और बातचीत भी हुई है, बातचीत तो अगले दौर में भी शायद चलेगी। 4 तारीख को फिर बातचीत होने वाली है। हमें लगता है कि शायद 4 तारीख को ये हो सकता है 4 तारीख को पॉजिटिव भी बात आ सकती है, रिजल्ट आ सकती है। तो ओबियसली इसका चेहरा बेनकाब होगा, सबके सामने चेहरा बेनकाब होगा। जो भी बिहार में जो चुनाव हुआ, चुनाव परिणाम आए, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन भाजपा से मुख्यमंत्री कोई नहीं बनता। देखिए, ये पार्टी आलाकमान की बात है, ये पार्टी तय करेगी, और जो जीते हुए एमएलए हैं वो तय करेगी, ये हम नहीं तय। आप भाजपा की आईटी से जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा इसकी क्या उपयोगिता है पार्टी को मजबूत करने में? इसकी महत्वपूर्ण उपयोगिता है, इसका सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा हथियार है, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम आम जनता तक अपनी योजना के बारे, अपनी सरकार की योजना के बारे में पहुंचाते हैं, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो। अच्छा, भाजपा मामूली अंतर से बखरी में हार गया, क्या कारण रहा? दुख तो है, मामूली अंतर से हार हुई है, ये कोई हार नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से 3 वजह से हम लोग हारे हैं। पहला, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हम लोग हार हुई हैं। दूसरा, मनोबल बहुत ज़्यादा था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश हार हुई है। हम कार्यकर्ताओं की हार है, ये स्वीकार करते हैं कि हारे हैं,
और आपको नहीं लगता कि एक चीज आप बोलना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं मनभेद? जी नहीं, ऐसा पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। सुनने में तो आया कि जी नहीं। भाजपा, अब लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में तो हमको नहीं, परिवार है, परिवार में मतभेद मनभेद चलता रहता है, ये सब एक भाजपा के प्रत्याशी बागी हो गए दूसरी पार्टी से, उनको टिकट। देखिए भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के पूर्व विधायक, वहां से विधायक थे पहले। देखिए भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, मतलब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 20 करोड़ कार्यकर्ता है इनके पास, आना जाना लगा रहता है, कोई आया कोई गया। इससे पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं है, पार्टी सर्वोपरि होती है, इसलिए ये सब चलता रहता है। भाजपा वहाँ से हार गई और नई सरकार वहाँ पर नए, यूँ कहे कि वहाँ पर नए, भाजपा वहाँ से हार गई है और नया विधायक वहाँ मिला है वहाँ की जनता को। क्या लगता है आपको, जनता की उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगे? देखिए आगे 5 साल हैं, देखिए क्या होता है। अच्छा, युवाओं को राजनीति से, युवाओं को जो राजनीति में स्थान मिलना चाहिए, अभी तक उनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम यही कहना चाहे कोई भी पार्टी हो, युवाओं को राजनीति से जुड़ना चाहिए। इससे ये मतलब पता चलता अपना मतलब कामों के प्रति वो अपना आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम ही हैं, अभी राजनीति से जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आज बखरी विधानसभा का प्रभार मिला, कल जिला का भी कमान मिल सकता है, आगे प्रदेश में भी जा सकते हैं अगर जिला नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का सपोर्ट रहा तो। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको। हम चाहेंगे कि आज आप यहाँ आए, हमारे साथ अपने विचार साझा किया, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लगा और यहाँ ये केवी स्टूडियो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है युवाओं के लिए, जो अपने प्रतिभा को दर्शाते हैं और अपने अंदर हुए जो डर है उसको निकालते हैं। क्योंकि जो भी बात रहती है यहाँ तो सारे ओपन हो जाता है, तो इसके लिए हम रोशन सर और उनके पूरे टीम को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और नए साल को भी बधाई देता हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आप निश्चित रूप से एक युवा किसान के रूप में तरक्की करें और हमारे जिला का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें। बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे प्रियांशु सिंह रघुवंशी। तो अभी आपने सुना प्रियांशु सिंह रघुवंशी से, जो कि आत्मनिर्भर भारत का जीता जाता मिसाल है। जी हाँ, अगर मन में कुछ करने की ललक हो तो तमाम मुसीबतों के बावजूद भी हम आगे बढ़ते जाते हैं। मैं तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हमें रोजगार मांगना नहीं है, हमें रोजगार बनाना है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत के लिए आप सब आगे बढ़े। इस तरह के युवा हमारे नजीर हैं। आए दिन और भी कार्यक्रम आप देख पाएंगे हमारे YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करके, साथ ही साथ फेसबुक पे डॉक्टर रोशन कुमार को ज्वाइन करके भी आप इस तरह के कार्यक्रम देख पाएंगे। सबको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।